दोस्तों इंडिया आज डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। यूएसए और चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं और एनपीसीआई के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया के अंदर 38 बिलियन से भी ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई, जिनकी नेट वैल्यू 73 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। और यूपीआई की इसी स्केलेबिलिटी और रैपिड ग्रोथ को देखते हुए पिछले कुछ सालों में कई फिनटेक कंपनीज ने इंडिया में अपने डिजिटल पेमेंट ऐप्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं में से एक पेमेंट ऐप है फोनपे। दोस्तों फोनपे आज 46% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का लीडिंग डिजिटल पेमेंट ऐप है, जो हर रोज 4 करोड़ से भी ज़्यादा पेमेंट प्रोसेस करता है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि फोनपे इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनी कैसे? ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जिनका यूज करके फोनपे ने गूगल पे और पेटीएम जैसी जायंट्स कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया? और ऐसे कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो हम फोनपे की इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस और अपने स्टार्टअप करियर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों फोनपे के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट सेक्टर की शुरुआत कैसे हुई, जिसके लिए हमें जाना होगा दिसंबर 2015 में, जब मिस्टर समीर निगम ने अपने को फाउंडर्स राहुल चारी एंड बर्जिन इंजीनियर के साथ मिलकर फोनपे की शुरुआत की और फोनपे को एज ए कंपनी रजिस्टर किया। और यहाँ फोनपे की ऐप डेवलपमेंट पे वर्क शुरू ही होता है कि तभी 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई एंड आरबीआई मिलकर इंडिया में यूपीआई को इंट्रोड्यूस करते हैं, द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसने उस टाइम पर इंडिया में पेमेंट ट्रांजैक्शंस के कंप्लीट प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। बट स्टार्टिंग फेज में यूपीआई को इतना हिट नहीं मिला, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि उस टाइम तक लोगों के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कम थी और इसी का सॉल्यूशन किया रिलायंस ने। उन 5 सितंबर 2016 रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया, जिसके बाद हम सब जानते हैं कि इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन किस तरीके से हुआ और इंडिया में इंटरनेट यूजर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग बढ़ने लगे। और अब जब लोगों के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी थी और यूपीआई जैसा फास्ट एंड सिक्योर पेमेंट प्लेटफॉर्म भी, बट अभी भी ज्यादातर लोग यूपीआई का यूज नहीं कर रहे थे, या मैं कहूँ डिजिटल पेमेंट ऐप्स का यूज नहीं कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा रीजन था हैबिट ना होना। और वो कहते हैं ना कि अगर हमें कोई हैबिट डेवलप करनी है तो हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी होना चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग रीजन दिया खुद इंडियन गवर्नमेंट ने। यस, ऑन 8 नवंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डीमोनेटाइजेशन, जिसके बाद इंडिया में 85% कैश बैन कर दिया गया। और अब जब लोगों के पास कैश लिमिटेड था तो लोग अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शंस की नीड के लिए डिजिटल पेमेंट ऐप्स पर शिफ्ट करने लगे और यहीं से शुरुआत हुई इंडिया में डिजिटल पेमेंट सेक्टर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। और यही मिस्टर समीर निगम ने सोचा कि अगर हमें फिनटेक सेक्टर में कुछ बड़ा करना है तो यूपीआई एक अच्छा टूल हो सकता है अपने यूजर्स तक पहुंचने के लिए। और इसी का यूज करके फोनपे बना इंडिया का पहला नॉन गवर्नमेंट यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप, जिसने सिर्फ 3 मंथ में इंडिया में अपने 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स क्रॉस कर दिए। और क्योंकि समीर निगम और उनके को फाउंडर्स फ्लिपकार्ट में एक्स एम्प्लॉयज रह चुके थे, तो उनके पास ई कॉमर्स सेक्टर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और अब टाइम था कि अपने स्टार्टअप में उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। और यही मिस्टर समीर निगम ने देखा कि फिनटेक एक अकेला सेक्टर नहीं है जो इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट यूजर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे तो दूसरे सेक्टर्स जैसे कि होटल बुकिंग्स, कैब बुकिंग्स, फूड ऑर्डरिंग भी तेजी से ग्रो कर रहे थे। और इन सब में एक चीज कॉमन थी, जो थी डिजिटल पेमेंट्स। और इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए फोनपे ने अपनी ऐप में एक फीचर लॉन्च किया, द फोनपे स्विच। और ये फीचर इतना यूनिक था ना कि फोनपे के यूजर्स अपनी फेवरेट ऐप्स को उन्हें बिना डाउनलोड किए यूज कर सकते थे, और वो भी फोनपे ऐप में। और क्योंकि वो इन सभी ऐप्स को फोनपे में यूज कर रहे थे तो अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए भी फोनपे का यूज करने लगे, जिससे ना सिर्फ फोनपे का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ बल्कि फोनपे के यूजर्स 50% से ग्रो हुए। और यहाँ दूसरी तरफ फोनपे के कॉम्पिटिटर्स जैसे कि गूगल पे और पेटीएम अपनी ऐप्स को मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स के लिए मार्केट कर रहे थे, वहीं फोनपे ने इस फीचर को लॉन्च करके खुद को इस कंपटीशन से ही अलग कर दिया। और यहाँ फोनपे अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज और क्लेवर अप्रोच से इंडियन फिनटेक सेक्टर में रैपिडली ग्रो कर ही रहा होता है कि तभी अचानक 24 मार्च 2020 को इंडियन गवर्नमेंट कोविड-19 की वजह से कंप्लीट इंडिया में लॉकडाउन डिक्लेयर करती है, जिससे काफ़ी मेजर सेक्टर्स जैसे कि होटल्स, कैब बुकिंग, फूड ऑर्डरिंग काफ़ी अफेक्ट होते हैं। और ये सभी कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल समय होता है, क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद लोगों की प्रायोरिटीज इसेंशियल सर्विसेज थी, जैसे कि फ़ोन रिचार्ज, मेडिकल परचेजेस, ग्रोसरी ऑर्डरिंग। और यहीं फ़ोनपे ने मार्केट में गैप नोटिस किया कि कोविड के इस पीरियड में कुछ ही ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, फार्मेसी, और जिसकी वजह से इन वेबसाइट्स पर हैवीली वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है। बट दूसरी तरफ हमारी लोकल शॉप्स जैसे कि किराने वाला, केमिस्ट, डेयरी शॉप्स, इनकी सेल्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोनपे ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया, दी फोनपे स्टोर्स, जिसके लिए फोनपे ने अपनी मोबाइल ऐप के होम पेज को कस्टमाइज किया, जिससे यूजर्स अपने लोकल शॉप्स को लोकेट कर सकें और अपनी जरूरत का सामान वहां से ऑर्डर कर सकें।
जिसने ना सिर्फ लोकल शॉप्स को ऑनलाइन प्रेजेंस दी बल्कि उनका बिजनेस भी ग्रो हुआ। और इस फीचर को लॉन्च करने के बाद जब फोनपे ने मार्केट में थोड़ा रिसर्च किया तो इन्होंने देखा कि जहां कोविड की वजह से काफी सारी कंपनीज सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। और जिसका सबसे बड़ा रीजन था खुद कोविड-19, क्योंकि कोविड की वजह से लोग नहीं चाहते थे कि उन्हें भी फ्यूचर में हॉस्पिटल के हैवी बिल्स को पे करना पड़े। और इसी को देखते हुए फोनपे ने लॉन्च किया द कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस। और क्योंकि फोनपे के 70 to 80% यूजर्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आते थे, तो उन्होंने अपने इंश्योरेंस की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज रखी। और इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके फोनपे ने सिर्फ 6 मंथ में 5 लाख से भी ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल किया, जिससे 160 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और आज ये 2022 में फोनपे के इंडिया में 35 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं और हर 4 में से एक इंडियन फोनपे ऐप का यूज करता है। और दोस्तों, फिनटेक जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में खुद को इतना सक्सेसफुली ग्रो करना और खुद को एक अलग पहचान देना एक बहुत बड़ा टास्क है, बट मिस्टर समीर निगम और उनकी टीम ने ये कर दिखाया। अब बात आती है कि ऐसे कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो हमने इस केस स्टडी से सीखे। सो लेसन नंबर 1 है डाइवर्सिफिकेशन। यस, जैसा कि फोनपे ने अपने स्टार्टिंग फेज में यूपीआई का एज ए टूल यूज किया अपने यूजर्स तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद अपने कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग खुद को डाइवर्सिफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में। सिमिलरली हमें भी अपने बिजनेसेस में अपने कस्टमर नीड्स को देखते हुए अलग अलग कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे हमारे कस्टमर बेस इंक्रीज हो। एंड लेसन नंबर 2, मेक विन विन कोलैबोरेशन। यस, जैसा कि फोनपे ने अलग अलग मोबाइल ऐप्स के साथ कोलैबोरेशन किया और उनके यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म तक लेकर आए, सिमिलरली हमें भी अपने बिजनेसेस में अलग अलग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस करने चाहिए, जिनसे दोनों बिजनेसेस के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।